अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। सर्दियां आ रही हैं और जैसी सर्दियां आती हैं सब लोगों के जोड़ों के दर्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि हमारी ईटिंग हैबिट्स भी ऐसी हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम होती है, तो हमारे यहाँ तो जोड़ों के दर्द बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले इंसान मस्जिद जाता था तो हर तरफ जो है वो जाए नमाजें बिछी होती थी। अब मस्जिदों में भी कुर्सियाँ लगी होती हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सजदा जो है वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाते और उन्हें जो है कुर्सी की ज़रूरत पड़ती है। ना सिर्फ ये, साथ साथ जैसे ही उम्र बढ़ती है तो डिसेबिलिटी की तरफ भी जाने लगते हैं और बर्डन बन जाते हैं अपनी फैमिली के लिए भी, अपने लिए भी एक डिप्रेशन का सबब हो जाता है जब मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वेट गेन होता है और उसके साथ एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स जो है शुरू हो जाती हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपके जोड़ों के जो दर्द हैं, स्पेसिफिकली आपके घुटनों का दर्द हो गया, आपके हिप का दर्द हो गया, उसके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उसके अंदर आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या इश्यूज हैं जिसके की वजह से लोगों को ये सारे जोड़ों के मसाइल होते हैं, इनके हल क्या हैं, वो क्यों इससे कतराते हैं और किस तरह से वो पेन फ्री एंड डिसेबिलिटी फ्री हो सकते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम साहब जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फॉरेन क्वालिफाइड है और बेशुमार सर्जरीज कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पेन फ्री भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए भाई, हमारी औरतें, स्पेसिफिकली औरतों का मैं पूछूंगी, क्यों जैसे ही 35 क्रॉस करती हैं सबकी चू 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 घुटने जो है वो करते हैं और फिर जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर एक के बाद एक पेन किलर्स की डिपेंडेंस हो जाती है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? मेन रीजन तो लाइफस्टाइल है। अच्छा, देखिए ना, एशियन और वेस्टर्न कंट्रीज के लाइफस्टाइल में डाइटरी इनटेक वो डिफरेंट है, तो इसलिए सारी बॉडी इफेक्ट होती है, एजिंग प्रोसेस ज़्यादा है। यहाँ आपको वही शख्स जो 40 का है वो आपको यहाँ 50 का नज़र आएगा बाई लोग फिजियोलॉजिकली, और वेस्ट में आपको डिफरेंट नज़र आता है। तो जो मेन जॉइंट्स, स्पेशली जो बिग जॉइंट्स, नी और हिप के पेन का ताल्लुक है, अपार्ट फ्राम डाइटरी इनटेक एंड लाइफस्टाइल, मेनली एजिंग प्रोसेस है। अच्छा, तो वो हमारा एग्जैजरेटेड है? नहीं, एग्जैजरेटेड नहीं है, हाँ। लेकिन एजिंग प्रोसेस की वजह से ही बेसिकली आर्थराइटिस होता है। जो कार्टिलेज होता है, जो घुटनों के बीच में स्पंज होता है, हाँ। कार्टिलेज, उसका घिसना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। मतलब एक रीज़न एजिंग है, और भी बहुत सारे रीजन हैं। इन्फेक्शन है, कभी फ्रैक्चर हुआ हो इनसाइड द जॉइंट, कभी स्पोर्ट्स इंजरी हुई हो, ट्यूमर्स हो, मल्टीपल रीजन है, बट द मेन रीजन इज एजिंग प्रोसेस। अच्छा, आप थोड़ा सा लोगों को बताइए कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और जो हम रियोमेटॉइड आर्थराइटिस तो जिन लोगों को शुरू से होता है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोप्रोसिस, इनके अंदर क्या क्या फ़र्क है और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोप्रोसिस इंटायरली डिफरेंट चीज़ें, बहुत से लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं, बिल्कुल, और सोचे समझे बगैर ही कहते हैं जी मुझे ऑस्टियोप्रोसिस है। हाँ। ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली होता है जो बोन के अंदर के सेल्स हैं वो बोन को खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बुरबुरी हो जाती है? बुरबुरी हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 55 की एज के बाद, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कॉमन है, वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। उसके लिए स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डेक्सा स्कैन, बिल्कुल, और उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। उसकी ट्रीटमेंट कैल्शियम, विटामिन डी नहीं है, बल्कि ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो उन सेल्स को डैमेज करती है। जी हाँ। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो यही है कि जो दो बोन्स के बीच में कुशन है, कार्टिलेज है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर बोन्स एक दूसरे से फिर यूनाइट करना शुरू कर देती हैं, तो चलने में, हिलाने में पेन होता है। अच्छा, इसमें स्टेजेस होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि चलें हम एक्सरे करते हैं और हम देखते हैं कितना डैमेज हो गया। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि पहली स्टेज में जब ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ हुआ तो क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, और कब जाके उन्हें वो नी रिप्लेसमेंट ही उनके लिए एक अल्टीमेट ऑप्शन बन जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग घबराते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिसडायग्नोस भी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, तो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले जो पेन स्टार्ट होता है वो होता है चलने में, लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप यूजुअली 2 घंटे चल लेते हैं तो अचानक आपको लगेगा 1 घंटे के बाद पेन शुरू हो गया, बैठना पड़ता है। उसके बाद होता है कि आप नीचे बैठ के खड़े नहीं हो सकते, आपको सहारा लेना पड़ता है या आपको तकलीफ होती है। फिर रनिंग में पेन होता है, फिर ऐसा ऐसा डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस ऐसा ऐसा कम होता जाता है। तो ग्रेजुअली जिस तरह आर्थराइटिस वर्स होता जाता है, हाँ। उतनी आपकी मोबिलिटी कम होती जाती है, हाँ, और ग्रेजुअली स्लोली आप कन्फाइंड हो जाते हैं घर के अंदर ही। बिल्कुल। और समटाइम्स इतना वर्स होता है कि आपको टॉयलेट जाने के लिए, किचन जाने के लिए सोचना पड़ता है कि जाएं या ना जाएं, इतना वर्स हो जाता है। फिर ग्रेजुअली व्हील चेयर बाउंड, देन बेड बाउंड। ठीक है, लेकिन हम कब ऑप्ट करें फॉर नी सर्जरी? जैसे आप क्या कहेंगे कि भाई आप किस पेशेंट को कहते हैं ये आइडियल कैंडिडेट है फॉर अ नी रिप्लेसमेंट? मैं यूजुअली अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ जिनको ट्रॉमा के बगैर, चोट के बगैर नी पेन है या हिप पेन है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा है,
उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए। ठीक है, डायग्नोज हो, क्योंकि सिर्फ ऑर्थराइटिस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर पेन, मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। हो सकता है मिनिस्कल टेयर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो, लॉट ऑफ अदर रीजंस। ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा और चोट लगे बगैर, क्योंकि चोट लगेगी तो फिर तो आप फौरन आप जाएंगे हॉस्पिटल, एक्सरे कराएंगे, पता चलेगा फ्रैक्चर है नहीं। लेकिन देखिए ना, हमारे यहाँ ये होता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो एक तो पहले सबसे पेन किलर्स देना शुरू हो जाते हैं, खूब बहुत सारी एस्प्रिन, डिस्प्रिन, डिक्लोफेनाक लेते हैं, मैदे का भी सत्यानाश हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर वो जाके इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जो कि स्टीरॉयड इंजेक्शंस और आपके वो वाले आई थिंक हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं। तो ये कौन से लोग हैं जो इंजेक्शंस लगवा लें, या इंजेक्शंस के लॉन्ग टर्म कौन से बेनिफिट्स या फिर साइड इफेक्ट्स, जो मैंने तो सुना है कि स्टीरॉयड से बहुत ज़्यादा बोन वेस्टिंग भी हो जाती है, लॉन्ग टर्म नहीं चलने चाहिए। आप बताइए ये मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं या ठीक है? बेसिकली वंस इज डायग्नोज कि किस स्टेज पे आपका आर्थराइटिस है। ठीक है, अगर अर्ली स्टेज में है तो ऑफ कोर्स हम पेन किलर देते हैं। क्वाड्रिसेप्स, ये थाई के फ्रंट मसल्स हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत उसका रोल अच्छा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो करते हैं। अगर तो ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाए, जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है जब उनकी हॉस्पिटल में प्रेजेंटेशन होती है, ठीक, क्योंकि लोग पहले इग्नोर करते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो जब तक बिस्तर पे पड़ ना जाए तो फिर हॉस्पिटल जाते नहीं। ठीक है, जब जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवांस स्टेज में ही होता है। ठीक है, तो उस स्टेज में 2 ही ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि आप नॉन ऑपरेटिव में जाएं, ऑपरेट नहीं कराना चाहते। अच्छा, तो आप पेन किलर लें, स्टिक लें, फिजियोथेरेपी कराएं, इसके अंदर जॉइंट में इंजेक्शन लगवा लें। इन सारी चीज़ों से पेन कम हो जाता है, ख़त्म कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। एक कॉलर ले लेते हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद पीएम बात कर रहा हूँ पीर महल से। जी बताइए, क्या है आपका कंप्लेन, क्या है? मैम मेरा कंप्लेन है कि जो मेरी बैकबोन है ना जी, अक्सर मैं नमाज पढ़ने के दौरान जब रुकू में जाता हूँ ना जी, तो जब करता हूँ तो सजदे के लिए जाता हूँ तो मेरी बैकबोन में बहुत तकलीफ होती है, एकदम खिंचाव आ जाता है और दूसरे सजदे में मुझे तकलीफ होती है। और आपकी उम्र कितनी है? मैम मेरी 27.5। 27। और आपका वजन कितना है? मैम यही तो असल में बता रहा था कि वजन मेरा काफी ज्यादा है, तकरीबन 82 kg है। कितना? 82 kg। 82 kg। और हाइट कितनी है? हाइट में मेरी है 5'11". 5'11", 82। ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं है, वो तो ठीक है। चलिए आप सुनिए पूरा इन डिटेल डॉक्टर साहब से आंसर इनका। बैक पेन है, क्रॉनिक बैक पेन कह रहे हैं बहुत अरसे से, और जैसे ही जाते हैं रुकू में तो हो जाता है। आप ये काम क्या करते हैं पता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह सरप्राइजिंगली बैक एक जो है ना, बैक एक 80% मैकेनिकल होता है। 80% इज अ बिग परसेंटेज। राइट। मैकेनिकल मींस कि विदाउट एनी डिस्क प्रॉब्लम और नर्व कंप्रेशन और इन्फेक्शन और ट्यूमर और फ्रैक्चर और एनीथिंग, कुछ भी सिर्फ नहीं, मस्कुलर पेन muscular 80% लोगों में बैक एक होता है। ठीक है। बैक एक में सबसे अहम चीज़, जहाँ मेडिकेशन है हो गया, पेन किलर लिया आपने, रेस्ट किया 2-4 दिन, सबसे अहम जो उसमें चीज़ है वो है प्रिकॉशंस। ठीक है। लोग प्रिकॉशंस की तरफ इतना नहीं कंसंट्रेट करते, लेकिन मेडिकेशन की तरफ ज़्यादा करते। बिल्कुल। तो प्रिकॉशंस में क्या है? एक तो पोस्चर है कि आपने सीधा बैठना है, पीछे करके अपने आप को स्पाइन सीधी रखनी है। दूसरा यूं नहीं झुकना, आपने बैठना है, मतलब अपनी बैठ के चीज उठानी है। दूसरा, जो लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग, जैसे आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा बैक पेन होता है, तो इनके लिए क्या प्रिकॉशन है? कौन सी, या फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं, एक्सरसाइजेस करें, क्या करें अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए? नहीं, वो तो जब गाड़ी में बैठे तो पीछे कुशन रख लें और सीधा रखें अपने आप को, कुशन रख लें ताकि बैक सपोर्ट मिले ना। ठीक है। तो लॉन्ग ड्राइव में हमेशा एडवाइजेबल है 2 to 3 आवर्स में उन्हें स्ट्रेच करना होता है, उतरना होता है। अच्छा। जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं आपको उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम। तो बेसिकली आप उनको ये सजेस्ट करें कि पोस्चर का ध्यान रखें, साथ एक्सरसाइजेस करें ताकि आपकी बैक स्ट्रेंथन रहे। और ये जो साहब हैं फॉर एग्जांपल इनकी है, तो ये जाके पहले इन्वेस्टिगेट करा लें। तो ये इन्वेस्टिगेशन जब हम किसी को कहते हैं तो क्या होगा? एक्सरे, MRI और क्या? यंग एज में बैक एक होना ना इज क्वाइट अलार्मिंग, क्योंकि यंग एज में बैक एक नहीं होना चाहिए। हाँ। तो उसमें अलार्मिंग इसलिए होता है कि वेरी यंग एज में, अराउंड टीन एज या 22-23 में, समटाइम्स देयर इज अ ट्यूमर in bone and vertebrae, और sometimes infection, tuberculosis common है पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक में, एशियन कंट्रीज में tuberculosis is common। अच्छा। तो इसलिए अगर यंग एज में बैक एक होता है तो उसको हमेशा इन्वेस्टिगेट, एक्सरेज सबसे पहले, एक्सरे फिर MRI फिर ब्लड टेस्ट, डिपेंड करता है। एक्सरे में अगर फाइंडिंग्स हैं तो फर्क। चलिए दूसरे कॉलर की जानिब भी बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? बात से बोल रहा हूँ, जफराबाद। जी बताइए जफर साहब, बताइए। हमारे ना यूरिक एसिड की है थोड़ी सी शिकायत, और उसकी वजह से जो मेरा वजन है वो भी हमारा 86 किलो है। ठीक है। हाइट हमारी है
5 फुट 6 इंच। अच्छा 5 फुट 6 इंच, ठीक है। हाँ जी, जी। लेकिन जो ना मैं जेलोरिक गोली या उसके साथ कैफ्लाम खा लेता हूँ तो कुछ सुकून आ जाता है, लेकिन वो ना खाऊं तो वो उसके बाद वो तकलीफ होती रहती है। जी, अच्छा आप ये जो तकलीफ बता रहे हैं, उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी 45 साल है। 45 साल। अब ये जो तकलीफ आप बता रहे हैं, ये आपकी क्या बड़े अंगूठे में है पैर के, या आपके अंगूठे में नहीं, हड्डी में होती है। हड्डी में कौन से हड्डी में? थोड़ा सा ऊपर पे होती है, ठीक है, थैंक यू जी। यूरिक एसिड इनका कंट्रोल है। कहाँ? फैसलाबाद कह रहे हैं? कहाँ पे पेन होती है आप? वो कह रहे हैं कि एड़ी से ऊपर अच्छा। दर्द हो रही है, ठीक है। गाउट इनको है, वो कह रहे हैं यूरिक एसिड इनका कंट्रोल होता है सिर्फ जब ये गोली खाते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ इवन तो हम बार बार अवेयरनेस ये फैलाते हैं कि गोली खा के छोड़नी नहीं होती, गोली खानी होती है फॉर कंप्लायंस, और साथ परहेज भी करना होता है। ये ऐसे नहीं है कि आपने गोली खाई और ये ठीक हो जाएगा। आपकी जो भी वजूहात है उनको पहले इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये जो गाउट की वजह से पेन्स होती हैं, या जिन लोगों को गाउट है और फिर जॉइंट पेन्स हैं, उनके थोड़ा सा एडवाइस करिए कि आप प्रिकॉशंस होने चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, कितने अरसे गोली खानी चाहिए, और मजीद क्या करें। ये बड़ा मिसकंसेप्ट है सोसाइटी में, पता नहीं कहाँ से ये चीज़ डेवलप हो गई है। हाँ। कि कोई भी जोड़ का पेन हो ना, दर्द हो, मेरे पास क्लिनिक में अक्सर लोग अपना यूरिक एसिड करा के आते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यूरिक एसिड भी करा लिया, ये भी देखें। तो भैया यूरिक एसिड जो है 80% लोगों में अगर ज़्यादा भी हो तब भी एसिम्प्टोमेटिक होता है। अच्छा, ठीक है ना, 80% बड़ी परसेंटेज है। तो पता नहीं कहाँ से ये सीना बसीना चीज़ें निकलती आती हैं, वेस्टेज ऑफ मनी, रिसोर्सेज, टाइम, एवरीथिंग। तो यूरिक एसिड तो अगर एक दफ़ा ज़्यादा रीडिंग हो तो मेडिसिन मैं तो स्टार्ट नहीं करता, ना एडवाइस करता हूँ। अच्छा, आपने पहले अपना वेट रिड्यूस करना होता है, रेड मीट आपने कम करना होता है, आपने एक्सरसाइज करनी होती है, फिर रिकरेंट हो, फिर आप मेडिकेशन पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा ना, यूरिक एसिड की मेडिकेशन एक दफ़ा स्टार्ट करनी हो तो यू हैव टू कंटिन्यू, ये नहीं कि आपने 2 दिन लिया और फिर छोड़ दी। जी हाँ। अच्छा, लेकिन आप फिर इनको ये बताइए ना कि बहुत सारे रीजंस आपने कहा था ना, जॉइंट पेन के डिफरेंट रीजंस होते हैं। हमारे यहाँ तो इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। तो फॉर एग्जांपल किसी को सेप्टिक आर्थराइटिस है, जैसे लाल है, स्वेलिंग है, गर्म है, बुखार है, और जैसे आपने कहा टीबी भी हो सकती है, तो उन ऐसे लोगों को डिले नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? सेप्टिक आर्थराइटिस इज वन ऑफ द इमरजेंसी इन ऑर्थोपेडिक में बहुत गिनी चुनी चंद एक ही इमरजेंसीज होती हैं, और सेप्टिक आर्थराइटिस इज इमरजेंसी। तो जब भी आपको जोड़ सूजा हुआ नजर आए, वार्म हो, हाथ लगाने से हॉट फील हो, आप थोड़ा सा भी उस पर वजन नहीं डाल सकती, आपने अगले दिन का वेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जितनी सेप्टिक आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट अर्ली होगी उतना बेटर। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। जी बताइए, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। जी वालेकुम सलाम, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ फयाज। जी फयाज साहब, अपना सवाल पूछिए। मेरी वाइफ है जी, तो उसकी ना एक जो टांग है ना जी, वो कमजोर हो रही है। जिस तरह वो मेरी बीवी है जी, उसकी एक टांग कमजोर हो रही है। ठीक है, और उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है तकरीबन 50 से ऊपर ही है, 52 साल का। 50 से ऊपर उनकी उम्र है, और वो कह रहे हैं एक टांग कमजोर हो रही है, का मतलब है क्या गिर जाती है, मतलब फुट ड्रॉप हो रहा है, या एक टांग उठा नहीं पा रही, या दर्द है, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा, इनकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। गालिबन ये कह रहे हैं कि 50 से अबव इनकी वाइफ की उम्र है, और वो कह रहे हैं एक टांग कमज़ोर हो रही है। मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है एक टांग वो उठा नहीं पा रही होंगी, या उसकी मोबिलिटी में कोई इशू होगा, या कोई नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी। आपका क्या ख्याल है? बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, तो इसलिए आई डोंट नो, यूजुअली लोग जीपी को दिखाते हैं पहले, क्योंकि इजी एक्सेस है ना, तो स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ज़्यादातर तो चांसेस यही होते हैं 50 के बाद के इनको आर्थराइटिस होगा नी जॉइंट का या हिप जॉइंट का, लेकिन बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। बैक एक हो सकता है, इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो हम कहते हैं आर्थराइटिस है, नी का हो गया, हिप का हो गया, थोड़े से आप ऐसे पॉइंट्स बताइए कि आप नी को और हिप को, और अगर स्पाइन डीजेनरेशन हो रही है फॉर एग्जांपल, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकें कि यहाँ पे मसला है, अदर देन द एक्सरे ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि आपको पता हो कि अगर कोई दर्द ऐसा हो रहा है तो ये कहाँ से मसला हो रहा है, इसके कोई है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स? ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। अच्छा, इसलिए जो आम लोग समझते हैं ना कि किसी डॉक्टर के पास एक्सरे भेज दिए, जरा बताएं ये क्या मसला है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। हमेशा हॉस्पिटल जाके क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब डॉक्टर आपको हाथ लगा के मुआयना करके देखे। अगर तो डॉक्टर बन जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, फिर तो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद हो जाते। बिल्कुल, फिर ऑनलाइन ही हो रहा होता सर। एग्जैक्टली, तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही इज अ स्किल, दैट इज अ स्किल एक्चुअली, और डॉक्टर ही असेस करेगा किसको दर्द कहाँ कितना। और ये सबसे अहम चीज है कि बहुत से लोग बैक एक के साथ आते हैं, प्रॉब्लम उनको हिप में होता है। बहुत से लोग नी पेन के साथ आते हैं, प्रॉब्लम उनको हिप में होता है।
बहुत से लोग आते हैं प्रॉब्लम लेग के साथ और थाई के साथ, लेकिन प्रॉब्लम उनको नी या हिप में होता है, तो डॉक्टर ही मूव करके बता पाएगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके बता जी। नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, उबैद बात कर रहा हूँ जिला लोअरदीर से। जी बताइए उबैद साहब। मेरा वालिद साहब है, उसका एक तकरीबन 58 साल है और इसकी जो पावन है उसमें दर्द होता है, थोड़ा बाहर से भी कभी आता है, लेकिन फूट ना उसके एंकल से आगे दर्द होता है। पाँव में दर्द होता है कह रहे हैं आप? जी जी, पाँव में दर्द होता है। अच्छा, और उनको शुगर भी है? नहीं, शुगर नहीं है, घुटनों में भी कभी कभी दर्द आ जाता है। कोई मुआयना कराया आपने, कभी उनका कोई टेस्ट वगैरह कराया है? नहीं, इससे पहले ना कोई टेस्ट करवाया है, कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा चलिए आप जवाब सुनिए। तो ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ऑब्वियसली इतनी एज हो गई है तो एजिंग आपने जैसे कहा कि जॉइंट्स को इफेक्ट करती है और सारा कुछ, तो जितने भी एजड लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग हमें देख रहे हैं और जिनको वाकई दर्द हो रहा होता है अभी डिसेबिलिटी पर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन दर्द हो रहा होता है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए फुट के प्रॉब्लम भी अराउंड 75% फुट के प्रॉब्लम रिगार्डलेस ऑफ एज, किसी भी एज में, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू फुटवेयर, शूज से रिलेटेड। 75% बहुत बड़ी परसेंटेज है। वो कहते हैं ना शूज, गद्दा और तकिया राइट। तो आपने प्रॉपर शू वेयर उनको पहनना है। शू वो तो चेकअप के वो है ना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो देखें ना, पूरी हिस्ट्री नहीं, पेशेंट एग्जामिन नहीं, मैं तो जनरली आपको बता सकता हूँ कि 75% फुट से रिलेटेड है। शूज जो है ना वो प्रॉपर होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए, सॉफ्ट रबर सोल के होने चाहिए, और शूज के अंदर जब उंगलियों के निशान बन जाए ना, ये एडी के निशान बन जाए, इसका मतलब है शूज की उम्र खत्म हो गई है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वेट नहीं करना चाहिए कि गल सड़ जाएं। तो बेसिकली आप भी अपने फादर की, और बल्कि जितने भी बुजुर्ग भी देख रहे हैं और दूसरे लोग भी, एक शू आपने बहुत कंफर्टेबल लेना है, देखना है कहीं से वो दबा ना रहा, और अगर दर्द शुरू हो गया है तो फिर अच्छे प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो दबा के मुआयना करके देखेंगे कि आपका दर्द असल में कहाँ से, किस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हमारे नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। बहुत डिमांड है आपकी, इतने सारे कॉलर्स। जी बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मेरा ख्याल है हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है शायद। ठीक है, जब वो आते हैं वापस तो उसको वो कर लेते हैं। तो अच्छा आप थोड़ा सा बात के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक नई चीज़ है पाकिस्तान में, और बहुत से लोग डरते हैं, खौफजदा होते हैं कि पता नहीं जोड़ निकालेंगे, नया डालेंगे, पता नहीं हम चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। इट्स अ वंडरफुल ऑपरेशन, वंडरफुल ऑपरेशन इन ऑल ऑपरेशंस, अमंग ऑल ऑपरेशंस इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो वंडरफुल इस लिहाज से है कि आप व्हील चेयर बाउंड होते हैं, बेड बाउंड होते हैं, आप घर के अंदर सिर्फ चलते हैं, और सेम डे जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन आप पूरा वजन डाल के चलते हैं। अच्छा, सेम डे आफ्टर 6 आवर्स ऑफ ऑपरेशन। कितनी देर बाद आपकी मोबिलिटी आ जाती है? 6 आवर्स आफ्टर ऑपरेशन। वेरी रिमार्केबल। और उससे बड़ी अहम चीज़ जो बूढ़े लोगों के लिए कंसर्न होता है ना, कि पता नहीं हमें बेहोश करेंगे उसके बाद हम जागें या ना जागें, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ आंसर ये है कि इसमें हम बेहोशी नहीं करते। अच्छा, हम एपिड्यूरल स्पाइनल में करते हैं, जाग रहे होते हैं पेशेंट और ऑपरेशन हो जाता है। कितना देखिए, आपको दर्द में रहने की जरूरत ही नहीं है, मत घबराइए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं हफीजुल्लाह बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी बताइए हफीजुल्लाह साहब। मेरे जो है ना मेन प्रॉब्लम जो है ना घुटने में है जी। मैं उठते बैठते मुझे जो है ना प्रॉब्लम होता है। अच्छा, और आपकी एज क्या है? मेरी एज 53 है। 53 है, और घुटने में प्रॉब्लम, और आपने जाके मुआयना कराया है? मुआयना कराया है, वो मुझे कहते हैं कि यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, दर्द भी होता है आपको वैसे चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होता है? नहीं नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ने में नहीं होता, नमाज पढ़ने में होता है। नमाज पढ़ने में होता है। और एक घुटने में, दोनों घुटनों में? एक घुटने में। एक घुटने में। चलिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, उनको भी उन्होंने वही बता दिया, लेकिन उनके एक घुटने में दर्द है। यूरिक एसिड की वजह से ना घुटनों में हो सकता है आर्थराइटिस, लेकिन ये दवाई गाउटी आर्थराइटिस जिसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन इट्स वेरी अनकॉमन। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बिल्कुल। और उसकी सबसे अहम निशानी ये है कि अगर आप ज़मीन पे बैठ के खड़े नहीं हो सकते हैं तकलीफ के साथ, फिर आपको नी के एक्सरे कराने होते हैं। एक एक्सरे खड़े होकर कराना होता है, 2 लेट के। ठीक है, उसी पे ही डायग्नोसिस होती है कि आपको किस स्टेज पे आर्थराइटिस है। ठीक, और आर्थराइटिस का स्पेसिफिक इलाज कराना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है किस स्टेज में। अर्ली स्टेज में है तो आप ऑफ कोर्स पेन किलर, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, और लेट स्टेज में है तो रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, रिप्लेसमेंट का थोड़ा सा ये भी लोगों को बताइए कि लोग क्योंकि इतना डिले कर देते हैं कि फिर जाके कहीं ओल्ड एज में तो वैसे ही उनका हार्ट स्टेटस, डायबिटीज़, वो सब इजाज़त नहीं देती। सो मतलब चले कॉलर आ गए, फिर हम वापस आएंगे इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरी बाजू है,
और मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ और मेरा बाजू का मसला है। राइट बाजू जो है ना, ये सर्दियों में सुन्न हो जाती है, काम करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है और खिंचाव हो जाता है। ठीक है। एज क्या है आपकी? कॉल इनकी लगता है मेरी 40 एज है। 40 एज है। और ये आपका एक शोल्डर है? जी, राइट वाला जो बाजू है, राइट वाला शोल्डर है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। शुगर वगैरह है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। नहीं, शुगर नहीं है। और सिर्फ सर्दियों में ही होता है आपको ये मसला? नहीं, गर्मियों में हल्का होता है, सर्दियों में ज्यादा हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ्रोजन शोल्डर भी एक टर्म बहुत कॉमन है, मिस उसको कोट किया जाता है फ्रोजन शोल्डर, या पट्ठों की कमजोरी कहते हैं, या पट्ठा लटक गया कहते हैं। हमारे ज़्यादातर क्रिकेटर्स को पट्ठा लटक रहा होता है, ठीक है, तो आजकल तो पूरा ही लटक गया है। तो इसलिए थोड़ा सा बताइए कि ये जो शोल्डर पेन है इसका क्या रीज़न हो सकते हैं, डिफरेंट कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसका क्या हल है? मेनली लोगों में रोटेटर कफ इंजरीज होती हैं। ये रोटेटर कफ डीजनरेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ साथ होता है। उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है बेसिकली टू स्ट्रेंथन द मसल्स, शोल्डर गिडल के मसल्स, उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है फिजियोथेरेपी से। लेकिन ऑफ कोर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चलेगा कि फर्दर MRI की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन 40 की एज में यूजुअली डीजनरेशन होती है रोटेटर कफ के जो इनसाइड मसल्स हैं उनकी, तो उनको रिपेयर नहीं करना होता है या कर नहीं सकते हैं। तो फिर क्या है ऐसे लोगों का? जैसे नी का तो आपने कह दिया, अच्छा हल बता दिया कि अगर किसी को दर्द है तो वो डिले ना करे और नी रिप्लेसमेंट करा ले। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट आप दोनों एक साथ करते हैं या वन बाय वन? अच्छा, मैं इसका आंसर कर दूं, फिर दूसरा बताता हूँ पिछले क्वेश्चन का। रिप्लेसमेंट सर्जरी एक भी हो सकती है, दोनों इकट्ठी भी कर सकती है। अच्छा, कोई डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट चॉइस। ठीक है। मैं पेशेंट को चॉइस करता हूँ कि अगर तो उसकी हार्ट फंक्शंस बेहतर है तो दोनों हिप्स में इकट्ठी भी ऑपरेट करता हूँ, दोनों हिप्स एट द सेम टाइम। उसके बाद उनको कितनी देर में रिकवरी हो जाती है? सेम डे, 6 आवर्स दे वॉक। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ तो ये है ना, लोग इसलिए घबराते हैं कि भाई 6 महीने हम बेड रिडन हो जाएंगे तो हम किसी पे डिपेंडेंट कैसे होंगे। मैं खुद भी इस पे सरप्राइज होता हूँ कि कौन से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आपको एडवाइस करते हैं कि आपने अभी बिस्तर पे रहना है। बहुत सारे, मैं तो इतना सुना है कि ये मैंने तो अपनी सारी ट्रेनिंग, हाफ ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड इन इंग्लैंड, तो वहाँ से मैं वहाँ पे भी हमने कभी पेशेंट को बेड रेस्ट नहीं, यहाँ पे भी मैं सेम प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर कर दूँ। एज, आपने कहा ना कि एज किस पे हम कर सकते हैं। एक्चुअली एज दो चीज़ें हैं। एक है आपकी जो नंबर्स हैं आपकी एज के, आप पेशेंट इज 75 ईयर्स ओल्ड। एक है फिजियोलॉजिकल एज। जॉइंट की एज क्या है? नहीं, लुक, बाय लुक पेशेंट फिजियोलॉजिकली हाउ डज ही लुक। 75 का अगर वो 80 या 90 ईयर्स ओल्ड लगता है, या 75 का 50 ईयर्स ओल्ड लगता है, राइट। तो रिप्लेसमेंट बेसिकली हम करते हैं पेशेंट की फिजियोलॉजिकल एज के हिसाब से। अच्छा। अगर एक पेशेंट देखें ना, अभी मेरे पास परसों एक पेशेंट आए हैं, उनकी खैर मैंने फैमिली मेंबर्स के किए हुए ऑपरेट, तो इंग्लैंड से आए, लंदन से, और पेशेंट यू नो हाउ ओल्ड इज ही? 91 एंड विल डू इट इज बोथ नी रिप्लेसमेंट करेंगे उसके। और वो जब मैंने एडमिट किया वहाँ पे सिस्टर हैरान हुई कि 91 की। मैंने कहा भैया वो इंग्लैंड में रहते हैं, ही कैन स्टिल वॉक हाफ एन आवर। क्वीन की उम्र तो इंग्लैंड में तो वो उन्होंने भाग के बस पे बैठना है, ट्रेन पे बैठना है, तो ही नीड्स हिज नीज। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये एज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजिकली, कैसे बंदे की फिजिकल एक्टिविटी है, हाउ डज ही लुक लाइक। राइट। लेकिन बेसिकली इससे टेक होम पॉइंट यही है कि आपकी हेल्थ अच्छी तभी रहेगी जब आप मोबाइल रखेंगे। हरकत में बरकत है, जितना जॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे उतना वो ज़्यादा इन एक्शन रहेंगे और सही रहेंगे। और हमारा रीज़न ये है कि हम बैठे रहते हैं और मूव नहीं करते। आपने जहाँ रिप्लेसमेंट की बात की, नी की भी की और हिप की भी की है, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए जिन लोगों को, जैसे अब ये शोल्डर पेन का आपने कहा कि इसकी सर्जरी नहीं होती, राइट? नहीं होती है सर्जरी, इसकी भी होती है। ऑफ कोर्स इसमें शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। अच्छा, शोल्डर रिप्लेसमेंट भी ऑप्शन है। तो वो जाके जो जिनको शोल्डर का पेन है वो बेसिकली पहले इवैल्यूएट कराएं कि सिर्फ रोटेटर कफ इंजरी है या शोल्डर के जॉइंट का मसला है या कहीं पे कंप्रेशन। अच्छा, वो कह रही थी कि सुन्न हो जाता है, ये सुन्न होना या फिर इधर रिस्ट में भी जो नर्व ट्रैप हो जाती है, कार्पल टनल वगैरह, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बता दीजिए। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि शोल्डर पेन है, ये बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल में ये मीडियन नर्व कंप्रेशन होता है रिस्ट में, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। और उसका तो छोटा सा प्रोसीजर होता है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, आपने नर्व कनेक्शन स्टडीज करानी होती हैं, और छोटा सा ऑपरेशन होता है और कंप्लीट रिलीव होता है उससे। आप थोड़ा सा ना ये सब लोगों को जरूर समझाइए कि सर्जरी से डरना नहीं होता, सर्जरी तो बेहतर है बल्कि मेडिकेशन से। नहीं, लोगों का डरना अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि फॉल्ट इज नॉट ऑन वन साइड। कभी-कभी लोग ओवर डायग्नोस, नहीं, फॉल्ट इज ऑन बोथ साइड्स। पेशेंट की साइड पे भी फॉल्ट है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनकी तरफ से भी बहुत फॉल्ट है।
तो ये जो लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है ना बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, एक्सप्लॉयटेशन, तो इस वजह से बहुत डिस्टेंस गैप हुआ कि एवरीबॉडी इज स्केयर्ड कि मरीज डॉक्टर के पास आते हुए डरता है कि पता नहीं यार ये क्या करेंगे, और डॉक्टर मरीज से बात करते हुए डरता है कि पता नहीं यार ये किस तरह के लोग हैं, क्या करें। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन और बिग गैप एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट हुआ है ना, दैट इज़ वेरी डेंजरस। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डेप्थ जो है एक्सप्लेनेशन थी, आप सब ने सुन लिया कि अपने अपने जोड़ों का ख्याल रखना है तो एक तो अपने ग़िज़ा अच्छी रखिए, अपना विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह तो आप लेते ही हैं, वो सही है, लेकिन पेन किलर्स की तरफ जाने से पहले खूब सारी एक्सरसाइज करनी है और फिर प्रॉपर डॉक्टर स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना है। वो क्लिनिकली आपको एग्जामिन करके कहेंगे कि हाँ अब आपका मसला एक्चुअली घुटने का है या हिप का है या बैक का है, और फिर उससे रेलिवेंट आपको इलाज देंगे डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। तो फौरन ही मत चले जाइए करें कि जी हमने फौरन ही किसी ने कहा है कि सर्जरी करा लो, देख लीजिए, एवैल्यूएट कर लीजिए, सेकंड ओपिनियन लेना चाहे ले लें, और ट्रस्ट अपना रिलेशनशिप अपने डॉक्टर के साथ बिल्ड कीजिए, डेवलप कीजिए। और अगर वो आपको एडवाइस कर देते हैं सर्जरी तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, ताकि आप इतना ज़्यादा डिले ना कर दे कि खुदा ना खास्ता आपके पास डिसेबिलिटी हो जाए या कोई और मसला हो जाए। आप हमारे प्रोग्राम को ऑनलाइन भी देख सकते हैं सेहत सब के लिए, और आपसे हर हफ्ते मुलाकात भी होती है, आप नंबर भी देख सकते हैं। कोई भी और आपके क्वेश्चन हो तो आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और हम ऑनलाइन भी आंसर करेंगे, और अगले हफ्ते या जिस भी सब्सिक्वेंट प्रोग्राम में अगर आपको ज़रूरत हुई तो मज़ीद फिर से डॉक्टर साहब से भी आपकी बात ज़रूर करवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।